बोर्स बॉरी मॉडल। कल हम लोग पढ़े थे, कुछ क्वेश्चन बताइए। वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल किसका था? प्लम पुडिंग मॉडल किसका? न्यूक्लियस का खोज कौन किया? अल्फा प्रकीर्णन सिद्धांत किसका था? रदरफोर्ड ने। अल्फा किरणें किससे उत्सर्जित करी? रेडियम से। चमकीला तत्व कौन होता है? रेडियम। कितना अल्फा किरण बनाया? अल्फा किरण का चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। चलिए, याद है। अब हेडिंग बना लेंगे बोर्स बॉरी मॉडल। बोर्स बॉरी मॉडल भी यही कहेंगे, हिंदी में कहेंगे बोर बरी, हिंदी में कहेंगे बोर बॉरी मॉडल। बोर बॉरी मॉडल हो गया। अब देखिए, बोर बॉरी मॉडल जो था वो किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया? नील्स बोर द्वारा। किसके द्वारा? नील्स बोर के द्वारा दिया गया। इस मॉडल में नील्स बोर ने किसके सिद्धांत को गलत बताया? मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल ने सिद्धांत दिया था, यदि कोई पदार्थ, इलेक्ट्रॉन को कहा था उसने, यदि कोई इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर लगातार गति करता है तो उसकी ऊर्जा में बदलाव होता है, और जब उसकी ऊर्जा समाप्त होती है तो नाभिक में गिर के वो क्या हो जाता है? समाप्त है, नष्ट हो जाता है। ये गलत किसने बताया? नील्स बोर ने। और नील्स बोर ने क्या कहा इस मॉडल में कि देन देयर इज नो चेंज इनटू एनर्जी लेवल। शुरू से पढ़ देते हैं, ध्यान दोगे। लिखा है, इफ एनी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ या देयर ऑर्बिट, यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपने पथ पर गति करता है, देन देयर इज नो चेंज इनटू देयर एनर्जी, तब उसकी ऊर्जा में कोई बदलाव नहीं होगा। आगे लिखा हुआ है, इफ एनी इलेक्ट्रॉन, जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, नाभिक से दूर भागता है, तब उसकी ऊर्जा जो होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और नाभिक के करीब आता है तो ऊर्जा क्या हो जाती है? घट जाती है। यह बात किसने बताया? बोर्स बॉरी मॉडल में नील्स बोर ने बताया। ठीक है, तो इंग्लिश वाले सेम लिखे, हिंदी वाले के लिए बोल रहे हैं। हिंदी वाले लोग लिखेंगे, हिंदी वाले लोग लिखेंगे, यह मॉडल, यह मॉडल, यह मॉडल नील्स बोर, हिंदी में ऐसे लिखेंगे, नील्स बोर, यह मॉडल नील्स बोर ने दिया था, यह मॉडल नील्स बोर ने दिया था, नील्स बोर ने दिया था, जिसमें जिसमें उसने बताया यदि कोई इलेक्ट्रॉन, बताया यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में गति करता है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में गति करता है, तो उसकी ऊर्जा के स्तर पर, तो उसकी ऊर्जा के स्तर पर कोई बदलाव, ऊर्जा के स्तर पर कोई बदलाव नहीं होगा, ऊर्जा के स्तर पर कोई बदलाव नहीं होगा। एवं एवं यदि वह, एवं यदि वह नाभिक से दूर, नाभिक से दूर भागता है, नाभिक से दूर भागता है, तो उसकी ऊर्जा बढ़ेगी, तो उसकी ऊर्जा बढ़ेगी। और यदि वह नाभिक के नजदीक आता है, और यदि वह नाभिक के नजदीक आता है, तो उसकी ऊर्जा घटेगी। यह प्रश्न परीक्षा में कई बार आया है, इसलिए ध्यान रखेंगे। ठीक है, न्यूक्लियस से दूर एनर्जी इंक्रीज, न्यूक्लियस के पास एनर्जी डिक्रीज। ठीक है, यह बात किसने बताया? नील्स बोर। अब देखो, ये एक चार्ट दिया गया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें बताया गया है किसकी खोज किसने की। ईसा शताब्दी याद करने का कोई मतलब नहीं है, कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता। बस याद क्या कर लेना है आपको? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने?
प्रोटॉन की खोज, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना जी, कौन बताया था? रदरफोर्ड। तो ये भी याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में क्या पूछ रहा है वो देख लीजिएगा। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टेन ने, और उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ये रदरफोर्ड ने, ठीक है। मास दोनों का दिया गया है। अगर इसमें हम पूछे कि सबसे भारी कौन होता है तो क्या कहेंगे? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मास सर्वाधिक होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में, और न्यूट्रॉन को किसने खोजा था? चैडविक ने, ठीक है। और चैडविक इलेक्ट्रॉन खोज दिया था आपका जे थॉमसन, किसमें? वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल में। गलती कहां पर कर दिया? खाली कहा कि इलेक्ट्रॉन जहां तहां रहते हैं, सर्कुलर पाथ पर मूव नहीं करते, ये गलती किया था बस इसने। बाद बाकी इसका रिसर्च सही था, ठीक है। और न्यूट्रॉन सबसे लास्ट में खोजा गया। देखिए 1897 में ही खोज दिया गया था इलेक्ट्रॉन, 1919 में मिल गया आपका प्रोटॉन, 1932, 97 कहां, 32 कहां, इतना समय लग गया न्यूट्रॉन को खोजने में, क्योंकि ये आवेश रहित होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए समय अधिक लगा था। आई बात समझ में? चलिए इसको छाप लीजिए। अब मास याद करना है, मास याद रखना है, इसका मास याद रखना है और चार्ज याद रखना है, कितना चार्ज होता है। चार्ज आगे लिखवा देते हैं। हो गया? आज खत्म कर दे केमिस्ट्री। आज तीसरा दिन है। बहुत समय लग जाएगा फिर। ऐसे इंपॉर्टेंट 4-5 चैप्टर ही हैं जहां से क्वेश्चन आएगा, तो 4-5 ही पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग कहिए तो समझा देते हैं, ये आप लोगों को ग्रुप में दे देंगे। केमिस्ट्री आप लोग का मजबूत है, चेहरा देख के लग रहा है। क्या फिजिक्स तो शुरू हुआ है ना आप लोगों में? अभी नहीं हुआ है शुरू? अच्छा, हो जाएगा, हमको लग रहा है एक आधे में शुरू। अरे आपका एक भी क्वेश्चन साइंस का कॉपी के बाहर नहीं जाएगा, पूरा क्वेश्चन कॉपी से रहेगा, इसलिए खाली कॉपी पढ़ लीजिए बस, ठीक है। क्या? अरे भाई ऐसा नहीं कहिए, पता चला हम परेशान हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा बयान है, इतना बड़ा बयान मत दीजिए। चलिए ये हो गया। रीजनिंग मैथ प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। रीजनिंग मैथ खूब बनाइएगा, 25 नंबर का रीजनिंग मैथ रहेगा। 25 से ज्यादा भी हो सकता है, कम नहीं होगा, दोनों मिला के। इसलिए रीजनिंग मैथ पर बढ़िया फोकस है, रीजनिंग खूब जम के बनाइए। रीजनिंग में हम फर्स्ट दिन भी बोले थे स्पीड चाहिए आप लोगों का, सही सब लोग बनाओगे, वो पता है। एसएससी लेवल का रीजनिंग मुश्किल नहीं रहता है, वो आप आसानी से बना लेंगे, बस स्पीड चाहिए, स्पीड मेंटेन कर लीजिएगा, हो जाएगा। रह सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम कम से कम बोल रहे हैं। 40 तक तो नहीं जाएगा, 40 नंबर थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया, 40 से कम रहेगा। इसलिए रीजनिंग मैथ खूब जरूरी है, डेली प्रैक्टिस करिए। और आप लोगों को यहाँ से प्रैक्टिस सेट जो मिला है ना रीजनिंग का, वो बनाए खत्म कर दीजिए 10 दिन में,
10 दिन बहुत है यार, एक दिन में 200 क्वेश्चन बनाइए, नहीं खत्म हो जाएगा। मैथ टीचर से पूछिए ला करके, वो भी बनाइए। रीजनिंग मैथ पर खूब प्रैक्टिस जम के, और बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का हम चैप्टर वाइज आप लोगों को क्वेश्चन देंगे, वो बना लीजिएगा, ठीक है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री का हम तैयार करा रहे हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन ग्रुप में भेजेंगे, वो बना लीजिएगा। जहां जहां डाउट हो क्लास में डिस्कस कर लिया जाएगा। आंसर नहीं देंगे, क्वेश्चन खाली, आंसर पहले ही दे देंगे। क्वेश्चन आप बनाइएगा, फिर आंसर पूछिएगा जहां डाउट रहेगा, तो आंसर दे देने के बाद आप निष्क्रिय हो जाइएगा। चलिए, हो गया। अब देखिए, उसी में ऐड कर लीजिए, जहां इलेक्ट्रॉन लिखे हैं ना, इलेक्ट्रॉन के पास बस उसका चार्ज लिख लीजिए। जहां इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, इलेक्ट्रॉन का पर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन जो आपने चार्ट बनाया है ना, वहीं कहीं इलेक्ट्रॉन पर चार्ज लिख लीजिए, केवल चार्ज और कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बस चार्ज लिखना है, बाकी कुछ नहीं। हो गया। और प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन जो होगा उस पर केवल क्या कर देना है, आगे प्लस लगा देना है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पर चार्ज बराबर ही होता है। प्रोटॉन पर हो जाएगा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। और न्यूट्रॉन कैसा हो जाएगा, चार्जलेस, नो चार्ज। ठीक है। अब चलिए, ये 2 पॉइंट देखिए। एक टर्म यहां पर आया है न्यूट्रिन, तो न्यूट्रिन जो है इसको कहा जाता है टेम्पोररी फंडामेंटल पार्टिकल, अस्थायी मौलिक कण। कल लिखवाए थे ना, तो न्यूट्रिन एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए डायरेक्ट मैंने यह फैक्ट उठा के यहां डाल दिया है। न्यूट्रिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की, पॉली। और ये न्यूट्रॉन की तरह ही क्या होता है, मासलेस, मास तो होता है न्यूट्रॉन में, इसमें मास भी नहीं है और चार्ज भी नहीं है। ठीक है, तो ये मासलेस होता है और चार्जलेस होता है। न्यूट्रिन खोज किसने की, पॉली ने। उसके बाद है मेसोन, तो मेसोन की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था, युकावा। और SN बोस, सत्येंद्र नाथ बोस ने किसका खोज किया था, बोसोन का। और लार्ज हेटेरल कोलॉइडल मशीन में इसी के थ्रू किस पदार्थ की अवस्था के बारे में पता चला था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट मॉडल में इसी बोसोन का प्रयोग किया गया था। तो 3 फैक्ट यहां पर है, तीनों फैक्ट लिखना है। पहला लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा, न्यूट्रिन की खोज, न्यूट्रिन की खोज पॉली, PAULI, पॉली ने की थी। यह द्रव्यमान तथा आवेश रहित होता है। यह द्रव्यमान तथा आवेश रहित, द्रव्यमान तथा आवेश रहित होता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, मेसोन। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे मेसोन, MESON, MESON। मेसोन की खोज युकावा, मेसोन की खोज युकावा। हिंदी इंग्लिश जो इसमें मन करे लिख लीजिए, युकावा। मेसोन की खोज युकावा ने की थी, मेसोन की खोज युकावा ने की थी। और नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, बोसोन की खोज। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, बोसोन की खोज, बोसोन की खोज SN बोस, सत्येंद्र नाथ बोस को शॉर्ट में लिख लो, SN बोस ने की थी। ये तीनों परमानेंट है कि टेम्पोररी है, टेम्पोररी फंडामेंटल पार्टिकल, अस्थायी मौलिक कण में आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद छोटा सा हेडिंग बनाइएगा, पोजिट्रॉन। दिस इज नॉट प्रोटॉन, दिस इज पोजिट्रॉन, इसको कहते हैं पोजिट्रॉन। ठीक है, पोजिट्रॉन जो होता है कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, प्रोटॉन के तरह होता है। और काम क्या करेगा, ये
तो इसको इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कहा जाता है। माने इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में रिवॉल्व कर रहा है, उसको रिवॉल्व करने से डिस्टर्ब करने का काम कौन करता है? पॉजिट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है ना, उसका एंटी पार्टिकल प्रतिकण के रूप में जाना जाता है पॉजिट्रॉन। इसके बारे में सबसे पहले एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। चार्ज कितना हो जाएगा? जो प्रोटॉन पर चार्ज होता है वही चार्ज किस पर है? पॉजिट्रॉन पर है। तो प्रोटॉन पर भी इतना ही था, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इस पर भी उतना ही है। तो बस यही जरूरी है। ठीक है, तो लिखिएगा इसमें पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। इसकी खोज एंडरसन ने की थी। इसकी खोज एंडरसन ने की थी। और इस पर चार्ज केवल लिख लीजिए, चार्ज जितना प्रोटॉन पर चार्ज है उतना ही, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास छोड़ दीजिए, हो गया। अब आ जाओ, एक टर्म आया क्या? एटॉमिक नंबर। पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, एटॉमिक नंबर को हिंदी में कहा जाता है परमाणु क्रमांक। क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। अब सबसे पहले एलिमेंट्स को किताब में रखने का श्रेय जो है वो किस वैज्ञानिक को जाता है? जिसको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहते हैं, लेवोजियर को। ठीक है, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था लेवोजियर, या ऐसे लिखते हिंदी में लेवासिए भी लिखा जाता है कई जगह पर। तो लेवासिए को क्या जाता है? एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री लिखने का श्रेय। उस समय ही इन्होंने टोटल 105 एलिमेंट का क्या किया था? जिक्र कर दिया था। आज के समय में ज्ञात एलिमेंट कितने हैं? 118। और इस 118 में से 94 तत्व प्रकृति में डायरेक्ट रूप से मिलते हैं, 94। अब बच कितना गया? 24। यह जो होता है वो क्या है आपका? कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। तो 105 एलिमेंट को लेवासिए ने रखा था, तो किताब में नॉर्मली लिख लिया था। लेकिन अब कोई भी एटम हो, जैसे अगर हमको लिखना है सोडियम, तो सोडियम को ऐसे लिखते हैं 11 और 23 लिखते हैं ना। तो यहां पर जो 11 लिखा गया है यह सोडियम का एटॉमिक नंबर है, और ऊपर में जो 23 लिखा गया है यह परमाणु भार है। ठीक है, तो परमाणु भार जो होता है, मास जो होता है, वो एटॉमिक नंबर के डबल या एक ज्यादा होता है। हमेशा क्या होगा? डबल होगा या एक ज्यादा होगा। जैसे अगर कैल्शियम का कहें तो एटॉमिक नंबर 20 और एटॉमिक मास 40, तो ये बराबर हो गया। अब कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर उनसे एक क्या होता है? अधिक होता है। जैसे आपको सोडियम में दिखा, समझ में आ रहा है? तो ऐसे कर करके होता है। जैसे अगर बात करें क्लोरीन का, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है? 17 हो जाता है, और ऊपर कितना हो जाता है? 35। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर जो लिखा जाता है वो एलिमेंट के नीचे रखा जाता है, और एटॉमिक मास कहां लिखा जाता है? ऊपर लिखा जाता है। जैसे भार उठाना है तो माथा पर रख के चलेंगे, और नंबर माने पैर का चप्पल में क्या नंबर का चप्पल पहन रहे हैं, तो नंबर कहां? नीचे, और भार कहां? माथा पर। तो ऐसे याद रखिएगा। अब इस एटॉमिक नंबर के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया? मोसले। क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में, परमाणु क्रमांक के आधार पर पीरियोडिक टेबल किस वैज्ञानिक ने बनाया? मोसले। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर पीरियोडिक टेबल किसने बनाया? मेंडलीव। ठीक है, सबसे पहला सक्सेसफुल पीरियोडिक टेबल किसने बनाया? मेंडलीव। इसलिए मेंडलीव को कहते हैं आवर्त सारिणी का जनक। ठीक है, और मोसले को कहते हैं आधुनिक आवर्त सारिणी का जनक। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं? नॉर्मल पूछे अगर आपसे कि पीरियोडिक टेबल किसने बनाया, तो क्या कहोगे? मेंडलीव। और मेंडलीव ने जो पहला पीरियोडिक टेबल बनाया था वो बढ़ते हुए एटॉमिक मास के आधार पर बनाया था, यानी इस आधार पर बनाया था। और जब इस आधार पर मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया था, तो उसके पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को रखने के लिए स्थान कम पड़ गया।
इनर्ट गैस के लिए जो अक्रिय गैस को 18वें लाइन में हम लोग रखते हैं, वो लाइन ही मेंडलीव नहीं बना पाया, तो उसका पीरियोडिक टेबल फेल कर गया। दूसरा, उसने क्या गलती किया, आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं दिया। अब जैसे हाइड्रोजन का बात करें तो हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स है। एक हाइड्रोजन को लिखते हैं H11, जिसको कहते हैं प्रोटियम, क्या कहते हैं, प्रोटियम कहा जाता है। एक है आपका H12 एटॉमिक मास, यानी आइसोटोप्स का मतलब होता है एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, एटॉमिक मास जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो H11 प्रोटियम, H12 ड्यूट्रियम, ठीक है, और तीसरा क्या हो जाएगा H13, इसको क्या कहेंगे, ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन का कितना आइसोटोप्स है, 3। इस आइसोटोप्स के लिए जगह ही नहीं था इनके पीरियोडिक टेबल में, मेंडलीव के। तो प्रश्न पूछे फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल तो मेंडलीव, और पूछे फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो मोसले। और मोसले ने अपना, इन्होंने मास के आधार पर बनाया, मोसले ने किस आधार पर बनाया, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर बनाया। तो एटॉमिक नंबर का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाएगा, मोसले को कहा जाएगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक को किससे दर्शाया जाता है, जेड के द्वारा दर्शाया जाता है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। मतलब एटॉमिक नंबर किसे कहा जाएगा, अब नॉर्मली ऐसे समझिए, मान लो यहां पर क्या है, सोडियम, ठीक है, एक सोडियम का यह क्या है, एटम है, सोडियम का क्या है, एटम। अब न्यूक्लियस तो पॉजिटिव चार्ज ही होगा ना, हम कहें कि यह सोडियम है तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि आप कहना चाह रहे हैं 11 और 23। अब यहां पर इसके सेंटर में क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और बाहरी कक्षा में क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। हम लोग बात कर रहे हैं जेड की, इसमें हम आपसे पूछ रहे हैं एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो किसी का भी एटॉमिक नंबर पूछे तो आप कहोगे जेड इज इक्वल टू पी, ठीक है। एटॉमिक नंबर हमेशा किसके बराबर होगा, प्रोटॉन के बराबर होगा। और दूसरा अगर पूछे एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास पूछे तो आप कहोगे, एटॉमिक मास को ए से डिनोट करेंगे, वो पूछे तो आप कहोगे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो मास पूछा जाए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों जुड़ करके मास बनता है, और एटॉमिक नंबर पूछा जाए तो केवल प्रोटॉन की कुल संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है, याद रहेगा ना। अब मास पूछे तो मास मतलब ज्यादा होगा, मास हमेशा क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है ना, तो ज्यादा है तो दो चीजों को जोड़ देंगे, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को। और क्रमांक पूछे तो केवल याद रखना है एटॉमिक क्रमांक जो है वो केवल क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की कुल संख्या हो जाएगी। क्लियर है, तो वही लाइन लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जेड इज इक्वल टू पी। और ये भी बात है, जेड जितना होगा उतना ही पी होगा, और उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। यानी प्रोटॉन की जितनी संख्या होगी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतनी ही होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन अस्थिर नहीं रहता है, ऊर्जा बढ़ने पर अगली कक्षा में जाएगा, ऊर्जा कम होने पर निचली कक्षा में आएगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन के संख्या के आधार पर हम लोग परमाणु भार कभी नहीं निकालते हैं। समझ में आया बात, ठीक है। तो याद क्या रखना है, Z इज इक्वल टू पी याद रखना है। तो इसको लिख लीजिए लैंग्वेज में, हेडिंग बनाइएगा परमाणु क्रमांक, हेडिंग बनाएंगे परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। इसमें डैश देकर के लिखिएगा, इसकी खोज मोसले ने की थी, इसकी खोज मोसले ने की थी। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसे जेड द्वारा दर्शाते हैं, इसे जेड द्वारा दर्शाते हैं, जेड द्वारा दर्शाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की कुल संख्या, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की कुल संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। प्रोटॉन की कुल संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है। हो गया। और नीचे में यह लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एटॉमिक नंबर Z बराबर प्रोटॉन, और फिर नीचे वाला लिख लेंगे Z बराबर P बराबर E।
हो गया, आगे बढ़े। आज लास्ट में 15 मिनट क्विज कराएंगे। क्विज मतलब 2 पार्ट में बटा हुआ है ऑलरेडी टीम। क्वेश्चन आप ही लोगों को पूछना है, आंसर आप ही लोगों को देना है। एक क्वेश्चन पूछने पर, क्वेश्चन याद है ना कम से कम? उत्तर नहीं याद हो हम बता देंगे, क्वेश्चन कम से कम याद रहे। क्वेश्चन नहीं याद है तो सोचिए तैयारी कितना उच्च लेवल का है। कोई छात्र कहे कि आंसर नहीं पता चलता है, क्वेश्चन नहीं याद है, ये थोड़ा और ऑकवर्ड लगेगा। इसलिए कम से कम क्वेश्चन पता रहना चाहिए। एक स्टूडेंट को कम से कम एक क्वेश्चन आप में से सभी को पूछना है। एक क्वेश्चन दिमाग में सेट कर लीजिए। लास्ट में 15 मिनट जब थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग, उसके बाद क्विज के फॉर्म में करा देंगे। जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यहां से पूछना है पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आइए। अब देखिए, एक यहां पर लिया गया है चार्ट समझने के लिए। इसको देखिए, यहां पर क्या है? सोडियम है, पोटेशियम है, गोल्ड है। ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक मास। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। सोना का 79 और एटॉमिक मास 196। ठीक है, अब इसमें अगर हम मान लो पूछ रहे हैं आपसे, गोल्ड वाला लेते हैं। ठीक है, ये गोल्ड हो गया 79 और 196। अब हम अगर इसमें पूछे कि बताओ, आपको बताना है इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक मास कितना है, तो इसमें से कितने लोग हैं जो बता सकते हैं? हाथ उठाइएगा। बहुत कम है जी, बहुत लोग नहीं बता पाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, नीचे कर लीजिए हाथ। हाँ, देखो, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो प्रोटॉन के बराबर, और प्रोटॉन की संख्या जो होती है परमाणु क्रमांक के बराबर। तो इलेक्ट्रॉन तो सीधा दिख गया, तो क्या लिख देंगे? ठीक है, अगर पूछे प्रोटॉन तो जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो क्या निकल जाता है? न्यूट्रॉन। तो 196 से 79 को घटाइए तो कितना होगा? 117। तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 117। जेड जो है वो क्या है? एटॉमिक नंबर तो दिख रहा है ना, क्या हो जाएगा? नहीं 90 नहीं 79, 79। और एटॉमिक मास भी दिख रहा है 196। तो आपको केवल न्यूट्रॉन नहीं दिख रहा था, बाद बाकी तो सब दिख ही रहा था। ठीक है, तो एलिमेंट दिया हुआ रहे और पूछे कि उसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है, तो बस देख के पता चल जाएगा। याद रहना चाहिए एटॉमिक नंबर। तो ज्यादा एटॉमिक नंबर नहीं, चुने हुए कुछ तत्वों का एटॉमिक नंबर और पीरियोडिक टेबल 30 तक मिनिमम याद कर लीजिए। ठीक है, पीरियोडिक टेबल 30 तक, 30 से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। और कुछ कुछ चुना हुआ है, जैसे यूरेनियम का याद कर लीजिए, सोना का याद कर लीजिए, चांदी का याद कर लीजिए, सिलिकॉन का याद कर लीजिए। चुना चुना 10-12 को, बाद बाकी 30 तक लगातार याद रहना चाहिए। आई बात समझ में? इसमें कोई दिक्कत? जैसे सोडियम है, देखो सोडियम है, जेड क्या है? एटॉमिक नंबर कितना है? 11। प्रोटॉन कितना है? 11। इलेक्ट्रॉन कितना है? 11। खाली अगर इसमें हम न्यूट्रॉन बढ़ा दे तो कितना हो जाएगा? 12। समझ में आया? यहां पर ये है तो इसमें सब दिख रहा है, न्यूट्रॉन अगर कर दे तो 20 हो जाएगा। और यहां एक न्यूट्रॉन आपका ऐड हुआ था तो कितना हो गया था? 117। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ा जाए। अब है एटॉमिक मास, हेडिंग बनाएंगे परमाणु भार। एटॉमिक मास, परमाणु भार, हेडिंग बना लीजिए। परमाणु भार हो गया। परमाणु भार समझ गया? किसकी संख्या के बराबर होगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों जुड़ जाएगा। तो लिखिएगा इसमें डैश दे करके, डैश दे करके लिखिएगा, परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या परमाणु भार कहलाती है। परमाणु भार या द्रव्यमान भी लिखते हैं।
परमाणु भार या द्रव्यमान कहलाती है, कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ये वाला लाइन लिख लो ब्रैकेट में, एटॉमिक मास बराबर ए। एटॉमिक मास को ही ये कहते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। हो गया। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, नोट में एक पॉइंट लिखना, नोट में लिखिएगा, न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए, न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए, न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए परमाणु भार से परमाणु क्रमांक को, परमाणु भार से परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं, घटा देते हैं। हो गया, समझ गए ना? न्यूट्रॉन भी ऐसे ही निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़िए। अब हेडिंग बनाइएगा सम इलेक्ट्रॉनिक, हेडिंग बनाएंगे सम इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक इंग्लिश में कहेंगे, हिंदी में कहेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। हो गया, सम इलेक्ट्रॉनिक, हेडिंग बना लीजिए सम इलेक्ट्रॉनिक। अब देखो सम इलेक्ट्रॉनिक में इसको इंग्लिश में आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। आइसो का मतलब क्या होता है? एक समान, और इलेक्ट्रॉनिक का मीनिंग क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। यानी अब पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट अभी हम लोगों ने जिक्र करा? 118। अब 118 जो एलिमेंट है उनमें से ऐसा संभावना है ना कि बहुत सारे एलिमेंट पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर रहे है? तो पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट हैं यदि उनमें से कईयों पर इलेक्ट्रॉन की संख्या एक बराबर रहती है तो उन सारे एलिमेंट्स को एक दूसरे का आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखिए यहां सोडियम लिखा गया है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या है? तो क्या हम इस 11 को 2, 8 और 1 लिख सकते हैं? अब कहोगे कैसे लिख सकते हैं? कल याद है, मान लो यह आपका कोई एलिमेंट ये है, एटम है, तो सबसे बाहरी कक्ष जो है वो क्या है? के एल एम। के पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कल बताए थे ना, एल पर, एम पर, एन पर 2, 8, 18, 32, 2n स्क्वायर फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां देखिए सब, ये मान लो सोडियम है आपका, सोडियम का एटम है, तो बाहरी कक्षा पर पहला कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2। तो क्या लिख दिया हमने? 2। टोटल इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 11 दिख रहा है ना। तो 2 पहली कक्षा पर, दूसरी कक्षा पर मैक्सिमम कितना रह सकता है? 8। तो क्या लिख दिए हैं? 8। तो 10 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया, बच कितना रहा है? 1। तो वो 1 रख दिए। तो बाहरी कक्षा पर इसमें एल पर, के एल एम, एम पर कितना जाएगा? केवल 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसलिए हमने क्या लिख दिया? 2, 8, 1। तो बताओ 2, 8 और 1 लिखा, यह स्टेबल है कि अनस्टेबल है? अनस्टेबल है। बाहरी कक्षा पर 8 रहे तो क्या होगा? स्टेबल। तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं सोडियम ऐसे 1 प्लस? 1 प्लस का मतलब ये चाह रहा है कि इसका 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ क्या हो जाए? जुड़ जाए। अब मान लो ये सोडियम है, दूसरा क्या है? क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, इसको लिख सकते हैं 2, 8 और 7। यानी क्लोरीन को, ये भी अनस्टेबल है, तो क्लोरीन क्या चाहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाए, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो बन गया खाने वाला नमक NaCl। ठीक है, तो यहां पर 11 जो लिखा हुआ है, तो सोडियम पर 1 अगर प्लस चार्ज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो 11 माइनस 1 कितना हो गया? पहला एग्जाम्पल। दूसरा मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर, तो 12 को लिखेंगे ना 2, 8 और 2, तो यहां पर कितना प्लस चार्ज? 2। ये क्या चाहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करे? डोनेट कर दे, तो 2 लिख दिए।
इसको लिख सकते हैं 12 माइनस 2 कितना, तो मैग्नीशियम पर जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन सोडियम पर है, तो दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुआ। तीसरा एग्जांपल क्या लिया गया है, एल्युमिनियम, एटॉमिक नंबर 13, तो 2 8 और 3, तो इस पर कितना प्लस 3, तो 13 माइनस 3 कितना हुआ 10। तो हम लोग कह सकते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, नियॉन, मीथेन, यहां पर प्लस साइन होगा, ठीक है, मीथेन, ये चारों एक दूसरे के क्या हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, ठीक है। तो वैसे तत्व जिन पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वे आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। क्लियर ना। तो डेफिनेशन लिखिएगा, परिभाषा लिखिएगा, वैसे तत्व जिनके परमाणुओं पर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, उन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, उन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। क्लियर। अब एग्जाम्पल में लिख लीजिए ये पूरा का पूरा, यहां पर केवल प्लस साइन लगा दीजिएगा, यहां पर हो जाएगा प्लस साइन, ठीक है, बस लिख लीजिए। हाँ हाँ, वो बॉन्ड बना लिया है, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, उसके बाद हुआ है। हम्म हम्म क्या, ग्रुप बनाया हुआ है, वो कंपाउंड बनने के बाद उसका एग्जाम्पल लिया गया है। कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन बराबर हो रहा है ना, तो कह सकते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड है। अब ये सब भी तो किसी न किसी के साथ ग्रुप बनाएंगे, है ना, जैसे सोडियम है वो क्लोरीन के साथ बनाए हुए हैं, मैग्नीशियम है क्लोराइड के साथ बनाया हुआ है, तो सब ग्रुप बनाने के बाद ही स्टेबल हो रहे हैं ना। अब जैसे उसके पास तो 11 है, तो इलेक्ट्रॉन इस पर कितना हो गया, हाँ, तो CH4 भी हो गया ना, ये भी स्टेबल हो गया है जुड़ करके, हाँ, स्टेबल कंपाउंड है। नहीं भी कह सकते हैं, यही 4 को याद रखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर प्लस साइन लगा लीजिएगा याद से। कैसे हुआ है ये, हाँ, मीथेन देखिए यहां पर कार्बन पर एटम की संख्या कितनी है, 6 है ना, और हाइड्रोजन पर कितना है, तो दोनों को जोड़ करके 10 लिखा गया है। हाँ, फिर से बोलिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सेंटर पर रहेगा, माने न्यूक्लियस के सबसे नजदीक, सबसे बाहरी कक्षा पर रहेगा। हाँ, सब में 10 भर जाएगा। हाँ हाँ, तो 4 कार्बन आपका नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। 24 कैसे हो जाएगा, ये वाला कह रहे हैं, 24 नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 हो गया कार्बन पर, और हाइड्रोजन पर कितना हो गया, 4 है ना, ये दोनों को जोड़ेंगे ना तब नहीं इलेक्ट्रॉन निकलेगा। हाँ, लिख लीजिए, 2,4 कैसे लिखिएगा, हाँ, नहीं नहीं, तो वो ये एलिमेंट है और ये कंपाउंड है, ये तत्व है, ये यौगिक है, तो ये जुड़ा हुआ है, नहीं है। एक मिनट, हाँ बोलिए। हाँ, मीथेन का पूरा होगा,
हाँ, ये क्लास के बाद पूछिएगा, अभी एक बार तो बता ही दिया ना, क्लास के बाद फिर पूछिएगा। चलिए अगला हेडिंग में आइसोटोप्स समस्थानिक, आइसोटोप्स समस्थानिक, समस्थानिक, ठीक है। द एलिमेंट विच हैव, यहां सेम होगा, टाइपिंग एरर है, क्या होगा सेम, यहां होगा सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास इज कॉल्ड आइसोटोप्स। इंग्लिश वाले ऐसे लिखेंगे, हिंदी वाले लिखिएगा वैसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक, वैसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु क्रमांक समान हो, जबकि परमाणु भार अलग हो, परमाणु भार अलग हो, उन्हें समस्थानिक कहते हैं, उन्हें समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। समस्थानिक में क्या समान होगा, परमाणु क्रमांक, और क्या अलग होगा, परमाणु भार। जैसे यूरेनियम 238 भी होता है और 235 भी होता है, दोनों का काम क्या है, एक ही है कि अलग अलग है, अलग अलग है। तो सारे समस्थानिक है। जैसे हाइड्रोजन का है तो हाइड्रोजन में तीनों के तीनों वोलेटाइल हैं, विस्फोटक हैं। ड्यूटेरियम जो होता है उसका पानी, उसका भारी जल बनाने में प्रयोग किया जाता है, जिसको डाइट्रस ऑक्साइड D2O कहते हैं। विमंदक के रूप में भी वो कार्य करता है। डाइट्रस ऑक्साइड जो है वो क्या करता है, विमंदक के रूप में कार्य करता है, शीतलक कूलिंग एजेंट के रूप में काम करता है, ठीक है। तो आगे खैर मिलेगा वो। जैसे यहां पर क्या है, हाइड्रोजन का तीनों में प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम तीनों का परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार तीनों का अलग अलग, तो तीनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, आइसोटोप्स कहलाएगा, ठीक है। सबसे अधिक आइसोटोप्स किसके हैं, पोलोनियम के, कितना, 27। ये डायरेक्ट क्वेश्चन परीक्षा में आया है। मैक्सिमम आइसोटोप्स कितने होते हैं, पोलोनियम के होते हैं, 27 आइसोटोप्स होते हैं। तो एग्जांपल पहले इसका ये लिखिए, चाहे यहां पर होगा ही ना, एक मिनट रुको, ये लिखो पहला एग्जांपल, ये लिखिएगा 1 हाइड्रोजन हैव 3 आइसोटोप्स, यहां से लिखिएगा हाइड्रोजन हैव 3 आइसोटोप्स। पहला एग्जांपल, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। पहला प्रोटियम, प्रोटियम पर न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। इसीलिए हाइड्रोजन को कहते हैं आवारा कण, हाइड्रोजन को टर्म दिया गया है आवारा कण कहते हैं उसको, हाँ वही आवारा तत्व कहा जाता है, ठीक है। अब गाना गाने लगे हैं आप, चलिए तो हो गया प्रोटियम। और फिर लिखिएगा H12 H13 ड्यूटेरियम ट्राइटियम, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम हो गया। दूसरा एग्जाम्पल फिर लिख लीजिएगा यूरेनियम, यूरेनियम के दोनों आइसोटोप्स का प्रयोग अलग अलग है। एक का प्रयोग होता है विस्फोटक के रूप में, दूसरे का होता है पृथ्वी का आयु ज्ञात करने के लिए, ठीक है। ये लिखवाएंगे आगे, पृथ्वी का आयु के लिए, न्यूक्लियर फिजन के लिए, अब 235 वो सब लिखवाएंगे अभी। चलिए ये लिख लिए, यूरेनियम का कितना आइसोटोप्स, 2, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, परमाणु क्रमांक एक ही रहेगा 92। और तीसरा एग्जांपल लिख लीजिएगा कार्बन 12 कार्बन 14, उसका आइसोटोप्स का प्रयोग कहां होता है, प्रयोग के आधार पर ये बनाए हैं हम, इन दोनों का प्रयोग है कार्बन 12 और कार्बन 14 हो गया।
एक नोट में लिख लीजिएगा, पोलोनियम का सर्वाधिक, पोलोनियम POLONIUM, पोलोनियम के सर्वाधिक ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 27, पोलोनियम के सर्वाधिक ब्रैकेट में 27 आइसोटोप्स हैं, समस्थानिक हैं। अब देखिए यहां पर यूजेज ऑफ आइसोटोप्स, ये सातों आइसोटोप्स परीक्षा में आया है, इसलिए ये सातों आज ही अभी याद कर लेना है, ठीक है। देखो पहला यहां पर आइसोटोप्स क्या है, किसका लिखा हुआ है, पहला है कार्बन 14, इसका प्रयोग किया जाता है चट्टानों का चट्टान नहीं, जीवाश्म, हिंदी में क्या कहेंगे, जीवाश्म की आयु जानने के लिए कार्बन कितना 14, यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं एज ऑफ रॉक्स, उल्टा हो गया, यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं, ये एज ऑफ रॉक भी हो जाएगा और एज ऑफ अर्थ, पृथ्वी का भी आयु जानने के लिए। आयोडीन 131 का प्रयोग करते हैं किसके उपचार में, घेंघा रोग के उपचार में। आयरन 59 का प्रयोग करते हैं किस रोग के उपचार में, एनीमिया मतलब रक्त की कमी। आर्सेनिक 74 का प्रयोग करते हैं किसके उपचार में, ट्यूमर। कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं किसमें, कैंसर में। सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है रक्त का थक्का बनाने में। तो ये सातों आइसोटोप्स परीक्षा में आया हुआ है, तो सातों याद कर लेना है, ठीक है। एक एक करके लिखिए हेलीकॉप्टर स्पीड में। हाँ लिखिएगा, समस्थानिकों के प्रयोग, हेडिंग बना लेंगे समस्थानिकों का प्रयोग, समस्थानिकों का प्रयोग, समस्थानिकों का प्रयोग। पहला लिखिएगा कार्बन 14, C14 लिख लो, C14 का प्रयोग जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में, कार्बन 14 का प्रयोग जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में। दूसरा लिखिएगा, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में। दूसरा लिखिएगा यूरेनियम 235, U235, यूरेनियम 235, इसमें डैश देकर के लिखिएगा। पृथ्वी तथा चट्टानों की आयु ज्ञात करने में, पृथ्वी तथा चट्टानों की आयु ज्ञात करने में, पृथ्वी तथा चट्टानों की आयु ज्ञात करने में। नेक्स्ट लिखिएगा आयोडीन 131, I131 तीसरा का प्रयोग घेंघा के उपचार में, घेंघा के उपचार में, घेंघा के उपचार में। चौथा लिखिएगा Fe59, आयरन 59, Fe59 का प्रयोग रक्त अल्पता के उपचार में, एनीमिया, रक्त अल्पता हिंदी में कहते हैं, रक्त अल्पता के उपचार में। पांचवा लिखेंगे आर्सेनिक 74, AS74, आर्सेनिक 74, AS74 का प्रयोग, AS74 का प्रयोग ट्यूमर के उपचार में। ट्यूमर कहां होता है, ब्रेन में। कैंसर और ट्यूमर दोनों लगभग एक ही चीज है, दोनों में क्या होता है, कोशिका विभाजन। कैंसर में अनियंत्रित कोशिका विभाजन और ट्यूमर में एक समय के बाद कोशिका विभाजन रुक जाता है, ठीक है। तो ट्यूमर में जो लेजर ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें किसका उपयोग होता है, आर्सेनिक का, समझ गए। और कैंसर में होता है किसका, कोबाल्ट का। तो लिख लेंगे आर्सेनिक 74 का प्रयोग ट्यूमर के उपचार में। और उसके बाद छठा में लिख लेंगे कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 ट्यूमर ब्रेन में होता है, स्पाइन्स में। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के उपचार में, कैंसर के उपचार में। उसके आगे लिखिएगा सोडियम 24, Na24, Na24, सोडियम 24 का प्रयोग रक्त का थक्का बनाने में,
रक्त का थक्का बनाने में किया जाता है, ब्लड क्लॉटिंग रक्त का थक्का बनाने में किया जाता है। याद हो ही गया होगा, एकदम 7 को याद रखना है। आइसोटोप से क्वेश्चन पूछेगा, इन्हीं 7 में से एक नहीं कोई क्वेश्चन आएगा। हीट यही है। हाँ हाँ, अब क्विज करा देते हैं, 10 मिनट बाकी है, ठीक है। हाँ। तो क्वेश्चन याद है सभी को? 2 ग्रुप में पहले क्लासिफाई कर देते हैं। हाँ, हम बहुत कमांडो को ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ती, कमांडो ऑलवेज रेडी रहता है। तो कमांडो हमेशा तैयार रहता है। एक मिनट, इधर मान लो है बरमुंडा ग्रुप, किधर है टीम ए? इधर टीम ए है, उधर टीम बी है। चलो तो क्वेश्चन पूछना है पहले टीम ए वालों को। नहीं, आप टीम बी वाले हैं और इधर टीम ए है, ठीक है। तो हाँ, रूल कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन का जैसे आप एक क्वेश्चन पूछते हो उधर से 2 सही जवाब दे सकते हैं, 2 लोगों को आंसर देने का मौका मिलेगा। दोनों अगर गलत आंसर आता है तो वापस क्वेश्चन आप पर आपके तरफ आ जाएगा, ठीक है, पास होकर के आ जाएगा। आप उसका सही आंसर देंगे तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा, या उधर से अगर सही जवाब आ गया तो 1 नंबर उधर जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन टीम ए वाले पूछना चाहते हैं, वो हाथ उठाएंगे, पूछिए। हाँ, बहुत बढ़िया। छोटी आंत का सबसे छोटा पार्ट, जिन्हें पता हो हाथ उठाएंगे। अब बोलिए। ड्यूडेनम, सही है क्या? अच्छा, जिससे पूछना पूछिए। बायो पूरा पढ़े, बायो कहीं पूछिए, ठीक है। चलिए, टीम बी से क्वेश्चन पूछना है। टीम बी वाले लोग प्रश्न पूछिए। हैजा, हैजा रोग किस जीवाणु के कारण होता है, बताइए। विब्रियो, पूरा नाम बताना है। एक आंसर दे चुके हैं, केवल आपके पास एक सही विकल्प है। एक कॉपी कोई नहीं देखिएगा, पहले हम बता रहे हैं, कॉपी कोई नहीं खोलेंगे, जल्दी। हाँ, चलो जल्दी बताओ। विब्रियो कॉलेरी, सही है ना? चलो, हैजा रोग विब्रियो कॉलेरी से। अब टीम ए वाले क्वेश्चन पूछे, जल्दी। हाँ, पूछिए। हाई ब्लड प्रेशर के उपचार में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? हाई ब्लड प्रेशर, बताइए। डलहेरिया का जड़, ठीक है। हाँ, सेम चीज उन्होंने बताया, एक ही है। चलिए, बहुत बढ़िया। टीम बी से आंसर आया। चलिए, टीम बी वाले प्रश्न करिए। हाँ, पूछिए। बी, विटामिन B6 का रासायनिक नाम बताइए। पैराडॉक्सिन, बहुत बढ़िया। चलिए, हीमोग्लोबिन के अलावा, हाँ, मानव का लाल रक्त हीमोग्लोबिन के अलावा अन्य किन कारण से? हिपेरिन, सही है ना? उधर न मर जाएगा। चलो, टीम बी वाले पूछे, टीम बी वाले क्वेश्चन पूछिए। ए कॉपी 1। हाँ, अल्फा सेल कौन सा हार्मोन, जिन्हें आंसर बताओ हाथ उठाएंगे, बताइएगा, बताइए। पढ़े हो, थोड़ा सा सुधार के बोलो, सही बोल रहे हो। ग्लूकोग्लाइकोगोन,
ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा तो सुधार के बोलना पड़ेगा ना भाई। हाँ सही वो बोलो, हाँ सही है बोलो, ग्लूकागॉन सही है ना। इधर से आया है, चलिए इधर से पूछना है, टीम ए से। खतरनाक टाइप का पूछो, कुछ भयानक। पूछिए। दो न्यूरॉन किससे जुड़ता है? हाँ ठीक है, दो न्यूरॉन किससे जुड़ते हैं? जोड़ने वाला स्थान ही पूछ रहे हैं, सिनेप्स। ठीक है, नहीं ऑप्शन ई, एक्सॉन, एक्सॉन, एक्सोनल एंड। हाँ ठीक है, वो सिनेप्स बोलिए। अच्छा है, ठीक है। कौन सा ग्रुप है? बी। चलिए बी वाले पूछिए, बी वाले पूछें। कॉपी देखने वाले लोगों को मौका नहीं मिलेगा। किसका? कॉपी देख के नहीं पूछना है, ऐसे पूछिए। छोटी आंत का ना, छोटी आंत का दूसरा सबसे बड़ा भाग जेजुनम। कंफर्म हो? ठीक है, चलिए टीम ए वाले। मेंढक का वैज्ञानिक नाम। बहुत आसान क्वेश्चन है जी, राना टिग्रेना। चलो टीम बी वाले, टीम ए वाले बोलिए। हाँ पूछिए, खतरनाक पूछना, आसान नहीं। पूछो। क्या? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स बड़ी आंत के किस भाग में होता है? जिन्हें आंसर पता हो हाथ उठाइएगा। अपेंडिक्स बड़ी आंत के किस भाग से जुड़ा है? बोलिए। पार्ट का नाम बोलना है। एक ऑप्शन खत्म। कोलन गलत है, बोलिए आंसर। सीकम। सीकम। अब दो गलत आंसर दिए, तो क्या करेंगे आप? अब सबको मौका चाहिए ना बोलने का। हाथ उठा दिया मतलब टीम का। चलो टीम ए वाले पूछिए। इधर से पूछना है ना, इधर से पूछना है क्वेश्चन। हाँ, जुड़ा हुआ भाग, और उसी का वन इंड अपेंडिक्स होता है। सीकम का ही वन इंड अपेंडिक्स है। चलिए अगला पूछिए। कम नींद आता है। जिस व्यक्ति को नींद कम आता है वह कौन सा रोग है? बीमारी का नाम। कम नींद आने की बीमारी को क्या कहते हैं? अभी एक मिनट, एक आंसर इन्होंने दिया है, दूसरा विकल्प बोलिए। नहीं, बीमारी का नाम पूछ रहे हैं। जैसे एक मिनट, जैसे ज्यादा नींद आए तो स्लीपिंग सिकनेस, सोने की बीमारी। तो पूछ रहे हैं ये कि कम नींद आए उस बीमारी का नाम। चलिए पास, बोलिए आंसर। हाइपरसोमिया, इंसोमेनिया होगा। चलो अब इधर से पूछना है। कॉपी बंद, कॉपी बंद है बालक, कॉपी बंद। नहीं, आप पूछ चुके हैं ना, जो नहीं पूछा आप पूछिए। चलो साइलेंट, आप पूछिए। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ। एक कॉपी फिर से खोले हो, 5 नंबर काट देंगे फिर आएगा नहीं। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा फाइलम। पास बोलिए। मोलस्का। क्या होगा? मोलस्का, जिसमें शंख वगैरह आता है, स्नेल आता है। चलिए अगला प्रश्न टीम ए वाले पूछिए। ए वाले लोग क्वेश्चन पूछिए। पीछे वाले लोग निष्क्रिय बैठे हैं जी, आप लोग पूछिए कुछ। नहीं अभी नहीं, हाँ आप पूछिए। ये पूछ रहे हैं, आपने पूछा, आप पूछिए। कॉलेरा में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? क्लोरेला शैवाल में कितना प्रोटीन होता है? बोलिए। 50%। 50%। चलिए टीम ए वाले, क्लोरेला में 50% प्रोटीन। उसका प्रयोग किसमें किया जाता है? एस्ट्रोनॉट्स करते हैं। इधर से पूछना है, अभी एक मिनट पूछिए।
काली खांसी किस जीवाणु से होता है, यही ना? काली खांसी किस बैक्टीरिया से होता है? हुपिंग कफ। पता हो तो हाथ उठाइए, कॉपी देखते हुए देख लिए, 5 नंबर काटेंगे एक बार में। फिर आज के सीरीज में तो 5 नंबर आप पूरा नहीं कर पाइएगा, इसलिए कॉपी नहीं देखिएगा आंसर बताने समय। काली खांसी किस जीवाणु से, बोलिए? हाँ, बॉर्डीटेला परचूसिस, ठीक है ना? हाँ, चलिए अगला प्रश्न टीम ए वाले बी वाले पूछें, ए वाले पूछेंगे। अच्छा रुको, हाँ पूछो। इंसुलिन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? हाथ उठाना है, कमी से नहीं, अधिकता से। हाँ बताइए। अच्छा सोच लीजिए। इंसुलिन की अधिकता से कौन सा रोग? जल्दी, आप लोग मौन नहीं रहिए, ऑनलाइन वाले लोग भी आंसर दीजिए, क्वेश्चन तो हम बोल ही रहे हैं। सर हम लोग सुपर से ऊपर हैं क्या? जो हम आप लोगों से भी पूछा जा रहा है। अलका रंजन जी आप लोग भी आंसर दीजिए। चलो बताओ, इंसुलिन की अधिकता से कौन सा रोग? बोलिए। मधुमेह? नहीं, आप बताओ आंसर। ग्लाइकोलाइसिस? ग्लाइकोलाइसिस रोग है, वो तो ग्लूकोज टूटना है। हाइपोग्लाइसेमिया डिजीज होता है। आंसर बताया था आपने, ठीक है। चलो कोई नहीं, हाइपोग्लाइसेमिया डिजीज याद कर लीजिए। चलिए कितना, कौन जीता? चलिए 8 और 6। ए भाई बेंच नहीं तोड़िए, चलिए।